गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का। अगर हमको प्रिपरेशन करना हो जे मेंस के लिए कम से कम समय में, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में अगर पहला बात करें तो लॉज ऑफ मोशन में एक्चुअली जो मेन टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अगर हम देखें तो इसमें पहला है आपका F इक्वल टू dp बाई dt, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उठाता है जेई मेंस का, वो है आपका स्यूडो फोर्स। इससे मेनली जो क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछा है रिसेंट ईयर्स में, वो ये इसी मेन दो चीज पर क्वेश्चन लेता है। तो पहला बात हम करते हैं कि F इज इक्वल टू dp बाई dt, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस पर क्या क्या क्वेश्चन जो पूछा है उसमें एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमको मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो और हमसे फोर्स पूछे किसी भी समय पर, तो कुछ नहीं करना है, F इज इक्वल टू dp बाई dt कर दीजिए। और जिस किसी भी समय पर हमसे फोर्स पूछ रहा है वो चीज निकल जाएगा। दूसरा 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है कि यही इक्वेशन है F इक्वल टू dp बाई dt, लेकिन अगर इस बार इक्वेशन नहीं दिया हो, ग्राफ दिया हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम फोर्स को निकाल सकते हैं। इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उस कंडीशन में सीधे स्लोप निकाल लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरी बात, इसी F इक्वल टू dp बाई dt को अगर उल्टा कर दें, मतलब कि dp इज इक्वल टू F dt है, और अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये चेंज इन मोमेंटम आएगा एंड दिस इज इंटीग्रल F dt। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कि फोर्स का कोई इक्वेशन दिया हुआ, फोर्स का कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, और इसमें एक इक्वेशन जो हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 1 माइनस टी प्लस टी बाई टी का होल स्क्वायर, और पूछा है कि भाई फाइनल वेलोसिटी बताइए, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी बताइए एट एनी टाइम, एट टाइम t इक्वल टू टी। देखने में तो ये इक्वेशन लग रहा है कि कोई बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर रखिए, इंटीग्रेट कीजिए, चेंज इन मोमेंटम आएगा। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल मोमेंटम आ गया, मास दिया है तो वेलोसिटी आ गया। इसी में अगेन अगर बात करें कि F इक्वल टू dp बाई dt ही है, और यहां पर चेंज इन मोमेंटम इज इंटीग्रल F dt। अगर मान लीजिए कि फोर्स और टाइम का इस बार इक्वेशन नहीं बल्कि ग्राफ दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर FT ग्राफ। इस पर लास्ट ईयर तो नहीं पूछा था, लेकिन इस पर भी पूछ सकता है। अब अगर हम बात इसी में एक चीज और करें जो कि F इक्वल टू dp बाई dt है। अब क्या है कि ये जो P है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी,
मास इनटू वेलोसिटी है। अब इसी में अगर दोनों बदल रहा हो तब तो आप डिफरेंशिएट कीजिए। जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, दिस इज v dm बाई डी टी प्लस m dv बाई डी टी। अगर दोनों मास भी वेरिएबल हो, वेलोसिटी भी वेरिएबल हो, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन दोनों वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें एक जो ज्यादातर पूछा है, 2-3 बार पूछा है इस 1-2 साल में, दैट इज v dm बाई डी टी। मास वेरिएबल आपको कहेगा कि सैंड जो है किसी कन्वेयर बेल्ट पर ये कर दिया है, या मान लीजिए वाटर स्ट्राइक कर रहा है किसी सरफेस से, मतलब कि dm बाई डी टी आपको दिया हुआ है और उसके आधार पर फोर्स निकालना है, वेलोसिटी दिया रहेगा, एंड दैट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस हर जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वो सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। तो इस पर 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कि वाटर किसी सरफेस से इस ढंग से स्ट्राइक करे थ्रू पाइप, और ये स्ट्राइक करने के बाद मान लीजिए कि इस ढंग से है, तो उस कंडीशन में कितना फोर्स लगेगा, इसका एक जनरल आता है रो ए वी स्क्वायर, where rho is the density of liquid, A is the cross sectional area, and velocity of a striking of water with the surface of the wall. अगर इसी को थोड़ा इंक्लाइन कर दे तो फिर हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और अगर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो दोनों कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये भी हो सकता है कि भाई सैंड किसी कन्वेयर बेल्ट पर गिर रहा हो या कुछ और, तो इस पर 4-5 क्वेश्चन पूछा है सिर्फ 1-2 साल। अब आते हैं हम लोग अदर चीज पर, दैट इज बेसिकली द स्यूडो फोर्स। अगर हम स्यूडो फोर्स के पहले एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज जो कि F इज इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma में F जो है आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है, मतलब लास्ट 2 इयर्स में, कि आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा 10i + 20j, और मास दिया हुआ रहेगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन निकाल लेंगे। हमसे किसी समय पर वेलोसिटी पूछ सकता है अलोंग x डायरेक्शन, हमसे किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है अलोंग x डायरेक्शन, किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस पर जो है 4-5 क्वेश्चन इस पर पूछा है। सिर्फ इक्वेशन बदला है, सिर्फ इक्वेशन बदला है, डिफरेंट इक्वेशन लिख करके डिफरेंट चीज पूछा है। कभी वेलोसिटी पूछ सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन में पूछ सकता है, कभी पोजीशन पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, कभी कभी ऐसा भी करता है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, फाइनल कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो फिर डिफरेंस एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट का जो हमको आएगा यहां से ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आएगा, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो भी फाइनल आएगा दिस इज एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, और अगर इस जेईई मेंस के क्वेश्चन को देखिएगा तो 4-5 क्वेश्चन इस पर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के विषय में अगर हम बात करें तो एक चीज क्लियर है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो बॉडी पर और सब कोई फोर्स लगे या ना लगे, स्यूडो फोर्स जरूर लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कार है एंड दिस कार इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, और ऑब्वियस है कि अगर हम कार में बैठ करके, क्योंकि सीट तो है नहीं तो यहीं पर बैठना पड़ेगा, तो यहां से बैठ करके अगर हम इस पेंडुलम को देखें तो इस पेंडुलम पर और सब कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा वो बाद की बात है। स्यूडो फोर्स जरूर लगेगा, एंड दिस इज ma0।
mg तो नीचे है ही, टेंशन T है, T mg को अगर मान लो बैलेंस कर भी लिया तो ये ma0 एक अनबैलेंस्ड फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन। तो नेचुरल है कि पेंडुलम वर्टिकल से कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा एंड लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ऐसे स्थिति में अगर हम इस पर फोर्सेस का बात करें तो mg हो गया, टेंशन हो गया, दिस इज ma0 हो गया, और यहां पर अगर बात करें तो दिस इज t cos थीटा, दिस इज t sin थीटा। और चूंकि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ पर बैठ के अगर हम इस पेंडुलम को देख रहे हैं तो क्या दिखेगा कि हम भी मजे में, ये भी मजे में, मतलब दिस पेंडुलम इज इन रेस्ट पोजीशन रिलेटिव टू द मैन। तो रेस्ट पोजीशन में है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, t sin थीटा इक्वल टू ma0, t cos थीटा इक्वल टू mg, डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा इक्वल टू a0 बाय g। हमसे ये एंगल पूछ सकता है और पूछा है, एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है। दूसरा चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए कि थीटा दिया हुआ है कि वर्टिकल से कितना एंगल पर इंक्लाइंड है ये पेंडुलम, और हमसे एक्सेलरेशन पूछता है तो एक्सेलरेशन को आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कि भाई लिफ्ट वाला क्वेश्चन, और कहेगा कि एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में बेसिकली मान लीजिए कि एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन है और इस ढंग से वेइंग मशीन के ऊपर एक मैन है। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो लिफ्ट का है नहीं, इसलिए कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। और इस स्थिति में जो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन होगा that will be the actual reading, actual mass, actual weight, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिस इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a0 इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, दिस इज ma0 and this n equal to mg plus ma0। और हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो जो रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग कुछ नहीं बल्कि नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेइंग मशीन के ऊपर अगर आप खड़े हैं तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन आपके मास या वेट को मेजर नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। और यहां पर हम देख रहे हैं जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण रीडिंग बढ़ेगा। यही अगर नीचे आएगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा और नॉर्मल फोर्स कम होगा। अदर जो चीजें हैं, अदर जैसे कि स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या और भी चीज है, तो ये जो बेसिकली चीजें हैं इस पर क्वेश्चन तो मिल जाएगा लेकिन कम पूछता है, उसलिए बहुत ज्यादा इसको देखने। ये क्वेश्चन अगर हम आपसे कह दें कि मान लीजिए कि एक पुली है और इस पुली से मान लीजिए एक ब्लॉक सस्पेंडेड है और यहाँ पर ये एक और पुली है, यहाँ से एक और ब्लॉक सस्पेंडेड है, तो ये A है, ये B है, इसके एक्सेलरेशन का रिलेशन आपसे पूछ सकता है या थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जिसको कि हम पावर मेथड यूज करते हैं। दूसरा है कि आपसे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, ये सब भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन पर ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन जो हम कंसंट्रेट करेंगे वो एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट ये है कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और ये सरफेस रफ है और इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे फोर्स हम वेरी करते चले जाएंगे और ब्लॉक अगर रेस्ट पोजीशन में, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, किसी भी बॉडी को अगर सरफेस पर रखते हैं और वो सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पोजीशन में है
तो उस कंडीशन में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स और कुछ नहीं बल्कि अप्लाइड फोर्स के बराबर लगता है। यहां पर फ्रिक्शन के केस में अप्लाइड फोर्स कोई भी हो सकता है। कोई भी मींस जो कोई भी फोर्स बॉडी को स्लाइड कराना चाहता है उसी को हम अप्लाइड फोर्स करते हैं। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता चला जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उससे ज्यादा जैसे ही अप्लाइड फोर्स हुआ बॉडी सरफेस पर स्लाइड करने लग जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हर चीज से इंडिपेंडेंट होता है और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। This is mu k into n coefficient of kinetic friction and a normal force। अब इसी में टू ब्लॉक सिस्टम में जो क्वेश्चन आपसे पूछता है जो मिला है वो दो चीज बेसिकली एक ही है, डिफरेंट वे में पूछेगा कि एक मान लीजिए ब्लॉक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ये मान लीजिए सरफेस स्मूथ है, क्वेश्चन कहेगा कि भाई हम कितना मैक्सिमम फोर्स इस ब्लॉक पर लगा सकते हैं, ब्लॉक बी पर लगा सकते हैं जिससे कि ए और बी के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, हर स्थिति में जब भी बॉडीज के बीच आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो चाहे नंबर ऑफ बॉडीज जो भी हो उस सब को हम सिंगल यूनिट मानते हैं। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इससे एक बात ये क्लियर हो गया कि दोनों साथ साथ मोशन कर रहा है और दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा एंड दिस इज ए नॉट इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दूसरी बात कि अप्लाइड फोर्स यहां पर है तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा और यही फ्रिक्शन है जो ब्लॉक ए को बेसिकली मूव करा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा? दिस इज मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज एम एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल। अब यही फोर्स जो लोअर ब्लॉक पर अप्लाई किया गया है उसी को मान लीजिए अगर अपर ब्लॉक पर हम अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इस ढंग से दो ब्लॉक्स है ए बी और इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई किए तो नेचुरल है कि इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी राइट है, इस पर फ्रिक्शन इधर लगा, इस पर फ्रिक्शन इधर लगा और क्वेश्चन में अगर कहता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मोशन कर रहा है तो ऐसे स्थिति में दोनों को हम सिंगल यूनिट मान सकते हैं और इसका एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। दूसरी बात कि अब जब दोनों साथ मोशन कर रहा है तो हमको एक्सेलरेशन आ गया तो या तो हम ब्लॉक ए को कंसीडर कर लें या ब्लॉक बी को कंसीडर कर लें तो दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिल जाएगा। ये बेसिक चीज है जिस पर कि अभी तक जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा है वो इसी ढंग का पूछा है। ज्यादा से ज्यादा एक काम करता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ब्लॉक है, इसका कुछ मास दिया रहेगा और यहाँ पर वेरिएबल फोर्स लगा देगा, मान लो कोई भी केटी, और आपसे पूछेगा कि जो है कोई भी समय t इक्वल टू 5 सेकेंड पर व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे एंड दिस इज म्यू एस इनटू एन और एन mg के बराबर है। जिस समय पर हमसे पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है तो हम अप्लाइड फोर्स को देख लेंगे और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से कम है
तो ब्लॉक और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना अप्लाइड फोर्स है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टाइम कुछ भी दिया हो और हम देख रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब है कि ब्लॉक सरफेस पर स्लाइड कर रहा है। और जब ब्लॉक सरफेस पर स्लाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, थैंक यू।